नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजीत कुमार और आज की कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में 10 जुलाई 2013 का दिन था। सरिता विहार एक कॉलोनी पड़ता है। वहाँ कुछ लोग टहलने के लिए जब सुबह के वक्त निकले थे तभी एक अधजली लाश दिखाई देता है। लोगों को तुरंत ही 100 नंबर पे कॉल करते हैं और पुलिस को खबर करते हैं। उस जगह पे तुरंत ही पुलिस पहुंचती है और पुलिस देखती है कि वह व्यक्ति में अभी भी हरकत है, यानी वह व्यक्ति जिंदा है, लेकिन काफ़ी हद तक वह व्यक्ति जल चुका था। तुरंत ही पुलिस एम्बुलेंस बुलवाती है, उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। वहाँ डॉक्टर तुरंत ही इसका उपचार चालू करते हैं, लेकिन डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि 85% तक इसका बॉडी जल चुका है और डॉक्टर बताते हैं कि इसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिला है। पुलिस उस डॉक्यूमेंट्स में कुछ आईडी देखती है और उस आईडी में उस व्यक्ति का नाम होता है। उस व्यक्ति का नाम वेद श्रीवास्तव होता है और वह व्यक्ति भी सरिता विहार के आसपास के ही रहने वाला था। और तुरंत ही पुलिस उस वेद श्रीवास्तव के परिवार वालों को खबर करती है। वेद श्रीवास्तव के परिवार वालों बदहवास दौड़े हुए हॉस्पिटल आते हैं और वहाँ जब अपने बेटे को उस हाल में देखते हैं तो वो लोग कुछ समझ ही नहीं पाते कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे हुआ। पुलिस पूछने लगती है कि आप लोग का कोई दुश्मन था क्या? इस तरह से आखिर कोई कैसे मार सकता है? पुलिस वेद श्रीवास्तव का हालत सुधार होने तक इंतज़ार कर रही थी, लेकिन 4-5 दिन बीत जाता है और वेद श्रीवास्तव में कोई सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि और उसका हालत जो था वह दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहा था। पुलिस उससे कुछ लिखवाना चाह रही थी, लेकिन वह लिखने का भी हालत में नहीं था और बोलने का भी हालत में नहीं था। और 10 दिन बीतने के बाद वेद श्रीवास्तव इस दुनिया को अलविदा बोल देता है और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। लेकिन पुलिस का छानबीन यहीं से बढ़ जाता है। वेद श्रीवास्तव अगर कुछ बोलता तो उससे पुलिस को आसानी होती कि उसका मौत आखिर कैसे हुआ, उसे किसने जलाया था। लेकिन पुलिस अब अपने से कोशिश करने में लग जाती है और वेद श्रीवास्तव को पोस्टमार्टम करवाया जाता है और उसका बॉडी को उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। उसके परिवार वाले उस वेद श्रीवास्तव के बॉडी को अंतिम संस्कार करते हैं और कुछ दिन के बाद पुलिस वेद श्रीवास्तव के घर पहुंचती है और वहां उसके कमरे को तलाशती है और घर को तलाशती है और लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को भी यहाँ से भी कुछ हासिल नहीं होता। और फिर पुलिस वहाँ के सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगती है तो सीसीटीवी कैमरा में भी कुछ वैसा कोई संदिग्ध नज़र नहीं आ रहा था। फिर पुलिस उसके पत्नी से पूछताछ करती है। उसका पत्नी का नाम कल्पना होता है और वह भी रो रो के काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उसका भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बारे में कहाँ से पता लगाया जाए और पुलिस कुछ दिन तक अपने तरफ से पूरा कोशिश करती है और कुछ जब सामने निकल कर नहीं आता तो पुलिस इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है और धीरे धीरे यह पुलिस के नज़र से यह केस दूरी बनाने लगती है। फिर उसके परिवार वालों के वेद श्रीवास्तव के परिवार वालों को वेद के कातिल तक पहुंचना था और वह सप्ताह में एक बार पुलिस स्टेशन जाती और पूछती कि क्या मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला कि कौन था कातिल, लेकिन पुलिस कुछ बोलती ही नहीं। फिर जब पुलिस को जानकारी मिला कि जो वेद श्रीवास्तव है उसे मारने वाला कोई और नहीं उसका पत्नी है, उसके बाद पुलिस उसके घर पहुंचती है और कल्पना से पूछताछ करने लगती है। कल्पना तो कुछ भी नहीं बताती, वह बताती है कि कैसे क्या हुआ हमें कुछ भी पता नहीं है। कल्पना का मोबाइल फ़ोन पुलिस लेती है और उसका हर रोज़ का कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट चेक करने लगती है तो उसी में कुछ चैट और वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आता है, जिससे पुलिस को कल्पना पे शक होता है। फिर पुलिस कल्पना को उठाती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है, वहाँ पूछताछ करती है। कल्पना कुछ बता ही नहीं रही थी। जब पुलिस शक्ति दिखाती है और कल्पना से टॉर्चर करके पूछा जाता है तो कल्पना टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। बताती है, साहब हाँ, हम और हमारा प्रेमी दोनों मिलकर वेद श्रीवास्तव का कत्ल किया हूँ। हम दोनों के बीच में वह रोड़ा था, इसीलिए उसे हमेशा के लिए जान से मार दिया। कल्पना का जो प्रेमी था उसका नाम योगेश था। कल्पना और योगेश दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। योगेश और कल्पना बचपन से ही एक दूसरे का दोस्त थे। जब बड़ा हुए तो दोनों आपस में प्यार करने लगे। इसके बाद दोनों का मन था कि हम दोनों आपस में शादी कर लें, लेकिन परिवार वालों के
मती ना होने के कारण कल्पना का शादी वेद श्रीवास्तव का साथ करवाया गया, एंगेज मैरिज। उसके बाद जब कल्पना वेद श्रीवास्तव के घर आती है, वेद श्रीवास्तव के घर में रह तो रही थी लेकिन असल में प्यार था योगेश से। कल्पना किसी न किसी तरह से हर रोज़ योगेश से बात किया कर लेती और चैट भी कर लेती। एक दिन वेद श्रीवास्तव को कुछ चैट दिखा जिसमें कल्पना और योगेश का प्यार भरा बातें हो रहा था और योगेश भी काफ़ी बात किया करता था कल्पना से। फिर वेद श्रीवास्तव कल्पना को उसी दिन डांटता फटकारता है और फिर मारता पीटता भी है। कल्पना अपना प्रेमी योगेश से बताती है कि अब हमें वेद श्रीवास्तव के साथ नहीं रहना है। फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इसे हमेशा के लिए मार दें। एक दिन वेद श्रीवास्तव शराब के नशे में धुन था, तभी योगेश और कल्पना उसे फ़ोन करके बुलाती है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देती है। जलते हालत में दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और जब सुबह के वक्त में कुछ लोग देखते हैं तो पुलिस को खबर करते हैं। जब यह कहानी पुलिस सुनती है तो तुरंत ही योगेश को भी गिरफ्तार करती है, दोनों के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है, इस मामले को कोर्ट भेज देती है। लेकिन यह जो दोनों कातिल पकड़े गए उसमें किसका हाथ था वह पुलिस भी यह कातिल तक नहीं पहुंच पाती अगर वेद श्रीवास्तव के माँ बाप एक कदम नहीं उठाए होते। वेद श्रीवास्तव के माँ बाप ने कल्पना के मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिया था जो चैट रिकॉर्डिंग भी करता था और वॉइस रिकॉर्डिंग भी। जब से वेद श्रीवास्तव का कत्ल हुआ था तब से कल्पना में कोई तरह का बदलाव आया ही नहीं था। कल्पना हर लोग के पास हंस हंस कर फ़ोन किया करती और कोई उसके अंदर दुख ही नहीं था। इसके बाद वेद श्रीवास्तव के माँ बाप को लगा कि कातिल कहीं यही तो नहीं है। उसके बाद एक डिवाइस मार्केट से लाती है और उसके मोबाइल में चुपके से लगा देती है और वही डिवाइस की मदद से कल्पना का हर एक चैट और रिकॉर्डिंग हो जाता है जिससे कातिल के बारे में पता चल जाता है। इस माँ बाप को अपने बेटे के इंसाफ का फिक्र था तो अब पुलिस का काम खुद से करके अपने बेटे का इंसाफ दिलाए और असली कातिल तक पहुंच सके। ऐसे ऐसे माँ बाप का दिल से धन्यवाद। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।